जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले और क्लास 12th के फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अभी जो फ़िलहाल टॉपिक चल रहा है 1-2 दिन से वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो बता दिए थे एक्सियल लाइन पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ये बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, और आज है जो ना तो एक्सियल लाइन पर होगा और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर होगा, किसी भी जनरल पोजीशन पर। उसके कारण तो आज जो बतलाने वाले उसके लिए पिछला 2 वीडियो में बोले थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देख लो। बोले थे कि ध्यान से उसको देखना, नहीं देखे होंगे तो फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, डायपोल मोमेंट को पी से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वही डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पर अगर पिछला क्लास में आप ध्यान से देखे होंगे तो उसमें हम बोले थे अंतिम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। इतना तो खैर पता होना चाहिए। उसके आगे देखते हैं, हमेशा की तरह पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर जो भी लिखेंगे वो डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा। डायग्राम देखिए, मान लो कि एक छोटा सा डायपोल है, सपोज दैट, इस पर ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, छोटे से डायपोल, ज़्यादा बड़ा नहीं किए, छोटा डायपोल रहने दिए, -q और यहाँ पे +q। हालांकि डायपोल का नाम चाहो तो दे सकते हो कि डायपोल AB है, और ये डायपोल का सेंटर है O। अब 2-3 क्लास में आप देखते आ रहे हो, 3 क्लास में, कि इसके बीच का डिस्टेंस L और L, पूरा डिस्टेंस 12 होता है। ना तो हम एक्सियल लाइन लेने वाले हैं और ना ही इक्वेटोरियल। किसी भी जनरल पोजीशन पे मान लेते हैं, सपोज दैट यहाँ कोई बिंदु होगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ कोई P पॉइंट है और जहाँ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। इस जगह पर हम थोड़ा ज़्यादा फिगर छोटा नहीं बना दिए हैं, डायग्राम थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, खैर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें? जो कि r डिस्टेंस पर है या डिस्प्लेसमेंट है, और डायपोल मोमेंट के साथ में ही थीटा एंगल बनेला। जैसे एक्सियल लाइन पर क्या होता था कि जिधर एक्सिस इसका है, एक्सिस के साथ में, मतलब एक्सिस के साथ में कितना कोण है, r अगर मानो तो 0 डिग्री। ऐसे देखते थे कि r जो है एक्सिस के साथ में कितना कोण है, 90 डिग्री। एक्सियल लाइन में 0 डिग्री, एक्सियल लाइन में 0 डिग्री किसके किसके बीच? अगर याद हो तो ये भी हम बोले थे कि एंगल बिटवीन r और p, इसके बीच। जैसे एक्सियल लाइन में r तो इधरे जाता है और डायपोल मोमेंट उधरे रहता है, 0 डिग्री। इक्वेटोरियल लाइन में कितना हो जाता है, 90 डिग्री, क्योंकि r तो सीधे रहता है लेकिन डायपोल मोमेंट इधर होता है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाता है 90 डिग्री। लेकिन यहाँ तो जनरल पोजीशन है, यहाँ तो ना तो 0 डिग्री होगा ना ही 90 डिग्री, तो थीटा मान के चल रहा है। अब यही प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है? एक्सियल लाइन पे जैसे देखो, एक्सियल लाइन पर डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन इधर है, जैसे -q और ये +q, तो एक्सियल लाइन कहीं यहाँ पर P पॉइंट होगा, तो एक्सियल लाइन पर इधर r मान लेते हैं, डायपोल के सेंटर से r दूरी है, तो जिधर हम डिस्टेंस नाप रहे हैं डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उधरे है, मतलब 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में। या तो अगर इक्वेटोरियल की बात करें तो r ऊपर जा रहा है और डायपोल मोमेंट इधर है, मतलब 90 डिग्री। या तो एंगल 0 डिग्री होना चाहिए या तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, किसके किसके बीच में, r और p के बीच में। लेकिन यहाँ तो थीटा एंगल बनेला, और यहीं पर प्रॉब्लम हो जाता है जनरल पोजीशन में। तो खैर अगर ध्यान से देखोगे तो आज प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, जो भी दिक्कत होता है।
ये जो डायपोल मोमेंट हम देख रहे हैं, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर है, -q से लेके +q तक। इसको तोड़ेंगे, डायपोल मोमेंट तो यही वाला ना हो गया, ये मान लो कि P है, डायपोल मोमेंट P है, इसको रिजॉल्व करेंगे दो हिस्सा में। एक तो इधर जो R के अलोंग होगा, R के सापेक्ष ही होगा, एक तो यही वाला तोड़ेंगे, यही वाला, ये R के सापेक्ष होगा। जैसे अगर ये डायपोल मोमेंट P है तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा P गुने cos थीटा। हम बोले थे वेक्टर के रिजोल्यूशन में कि अगर थीटा है और कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये P है तो ये हो जाएगा P cos थीटा। और दूसरा जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर, जैसे कि याद होगा ना कि ये फोर्स है तो एगो अगर इधर रिजॉल्व किए थे तो दूसरा इस पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब इन दोनों के बीच में कई डिग्री, 90 डिग्री। तो एगो तो खैर R के ही डायरेक्शन में हम रिजॉल्व किए हैं, इधरे बोलेंगे ये वाला P cos थीटा है, इधर की तरफ यहाँ लिख देते हैं P cos थीटा, छोड़ो यहाँ मिटा दिए, वहाँ लिख दिए। और दूसरा जो होगा, जैसे अगर ये मान लेते हैं कि F cos थीटा है, सपोज दैट ये थीटा है, तो ये वाला हो जाएगा F sin थीटा जो परपेंडिकुलर है। तो दूसरा जो इस पे परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा P गुने sin थीटा, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ। वो हम डायरेक्शन अभी नहीं बता रहे नीचे होगा या ऊपर होगा, वो अभी समझाएंगे। अब जरा ये देखो, ये जो R है, जिधर R है P cos थीटा भी उधरे बन रहा है, जिधर R है P cos थीटा भी उधरे बन रहा है। तो P cos थीटा तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि R और P cos थीटा एक ही डायरेक्शन में, तो एक्सियल लाइन पर हो गया। तो एक्सियल लाइन में जानते हैं कि जिधर R होता है ना उधरे डायपोल मोमेंट बनता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधरे हो जाएगा। तो इधरे शो कर दिए, अच्छा बात है। लेकिन P sin थीटा अपने डायपोल मोमेंट ऐसे है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, एक नीचे भी ऊपर भी, दोनों में से कोई भी मान सकते, नीचे के ऊपर कौन माने पाए। तो देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे है, इधर इस डायरेक्शन में। जाहिर सी बात है इधर तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अरे नहीं होगा यार, किसी भी वेक्टर को आप तोड़ोगे तो जिस वेक्टर को रिजॉल्व करते हो ना, वो दोनों जो तोड़े हैं वो दोनों कंपोनेंट के बीच में होना चाहिए। जैसे देखो अगर कोई वेक्टर ऐसे है तो इसका रेजोल्यूशन ऐसे और ऐसे असंभव है, नहीं हो सकता है। तो ऐसे सर नहीं हो सकता, ये जब भी होगा तो इस तरह से होगा कि एगो इधर है तो दूसरा इधर है, मतलब दोनों कंपोनेंट्स के बीच में आना चाहिए जिसको आप तोड़ रहे हैं, जिस क्वांटिटी को। तो ये डायपोल मोमेंट इधर है तो ये बीच में पड़ना चाहिए, तो एगो तो उधर चल गया और एगो इधर होगा, ये हो गया डायपोल मोमेंट। तो इधर डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन सीधे, और एक्सियल लाइन में हम जानते हैं कि जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है उधरे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। नहीं समझ में आ रहा होगा? देखो ये एक्सियल लाइन है, कैसे पता चला सर? तो पूरा कंबाइन करे पड़ेगा। एक्सियल लाइन के मतलब होता है ना कि -q और +q, जैसे सेंटर ऑफ द, मतलब डायपोल के सेंटर है, जिधर R नापते, मतलब जिधर हम R नापते हैं, R मापते हैं कि R है, और R के ही डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट के भी डायरेक्शन होता है, तभी तो बोलते हैं कि एक्सियल लाइन है। और एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन भी, मतलब R के डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन सब एक ही तरफ होता है एक्सियल लाइन में। तो R के डायरेक्शन में ही डायपोल मोमेंट भी हो गया, क्योंकि ये वाला डायपोल मोमेंट तो टूट गया इस लाइन पे, तो जिधर डायपोल मोमेंट उधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया। इसमें तीनों एक डायरेक्शन में। लेकिन इक्वेटोरियल में क्या होता है, R रहता है इधर, दिमाग पे जोर डालो, R रहता है सीधे, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन होता है इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होता है इधर। अजीब, डायपोल मोमेंट एने हो गया राइट साइड में, और R के डायरेक्शन हो गया ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हो गया लेफ्ट साइड। मतलब अजीब से तीनों एकदम उठपटांग होता है। ये होता है इक्वेटोरियल लाइन पे।
अगर आप हर एक क्लास मेरा देखते आ रहे हैं तो ये सब चीज़ समझाएं हम कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डायपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट होता है। तो फिलहाल तो ये समझ में आया कि P का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा इधर। क्यों सर ऊपर क्यों जाएगा नीचे? अरे वो जाना ही है, क्योंकि जिस क्वांटिटी को आप रिजॉल्व करेंगे मतलब तोड़ेंगे वो बीच में पड़ना चाहिए, और बाकी दोनों रिजोल्यूशन के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों कंपोनेंट के बीच में। तो एक ऊपर की तरफ चला गया, वो हो गया P cos थीटा। क्यों हो गया P cos थीटा? क्योंकि यहाँ पे थीटा था, और नीचे वाला हो जाएगा P sin थीटा। तो P cos थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो तो उसी डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन इसके कारण P sin थीटा का डायरेक्शन तो इधर है, नीचे की तरफ देख रहे हो, मतलब कि P एक तरह का डायपोल मोमेंट है, साइन थीटा तो सिर्फ थीटा लग गया, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब अगर डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन नीचे की तरफ है, समझो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन नीचे की तरफ है और इस पे परपेंडिकुलर है R, इधर जा रहा है डायपोल मोमेंट। P sin थीटा को भूल जाइए, सिर्फ P दिखाई दे रहा है डायपोल मोमेंट, और R है ऊपर। इसी को थोड़ा सा सीधा करके लिखते हैं, घूम जाओ तो इधर घूम जाओ थोड़ा सा, तो ऐसे हो जाएगा P, चलो साइन थीटा लिख देते हैं डायपोल मोमेंट, और ये R जो ऐसे था ना वो हो गया सीधे। अब देखो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन इधर और R के डायरेक्शन इधर, तो ये लग रहा है ना कि P sin थीटा जो है ये एक तरह का काम करेगा इक्वेटोरियल का, क्योंकि इक्वेटोरियल में तो यही बोलते हैं कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे होता है, Na माइनस क्यू Na प्लस क्यू, अब बीच में सीधे R। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड इधर। डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन इधर और R इधर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, तब इन बोलते हैं कि वाला पोजीशन इक्वेटोरियल है। तो सेम चीज़ भाई यहाँ पर है, P sin थीटा इधर, और जो R माने हैं, R मतलब जो पॉइंट P है वो डायपोल मोमेंट पे नहीं लग रहा, परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में क्या डिग्री? 90 डिग्री। यानी कि P sin थीटा के लिए ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल हो गया। इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो एक्सियल पे तो चलो भाई कोई बात नहीं, जिधर R था उधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, लेकिन इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना डायपोल मोमेंट के, जैसे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जस्ट अपोजिट। आप कितनों माथा पटक लो नहीं समझ में आएगा जब तक पिछला क्लास आप नहीं देखें। तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं बनेगा, क्योंकि इधर तो डायपोले मोमेंट के डायरेक्शन, इसके जस्ट अपोजिट इधर बनेगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा। आइए जो लिखे थे ना, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा, ये हो गया। और यही मेन समझाना था। अब यही चीज़ हम डिस्क्रिप्शन में पहले लिखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ये सब समझाने के लिए इतना करना पड़ा, फिर भी डिस्क्रिप्शन लिखते लिखते हो सकता है समझ में आ जाए। देखो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB consisting of minus Q and plus Q, length of the dipole 12 and late और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखो, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज is placed at a point P
at a distance of r from the center of the dipole with making an angle theta. अब यहाँ से लिखना होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट P इज रिजॉल्व्ड। जो किए वो लिखना होता है, हर बात नहीं कि लिखिए देंगे, लेकिन जितना हो सके लिखो। रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट हो गया अलोंग द आर और सेकेंड हो गया परपेंडिकुलर टू द आर। एक तो हो गया आर के अलोंग, जिधर आर जा रहा है, दूसरा आर के परपेंडिकुलर। यहाँ वेक्टर का नोटेशन नहीं दिखाते हैं तो वेक्टर के फॉर्म में फिर समझाना पड़ेगा। आर जिधर है उसी डायरेक्शन में, दूसरा आर के परपेंडिकुलर। एक बार दिख तो रहा है। अभी ध्यान रहे सब चीज़ डिस्क्रिप्शन लिखे हैं। अब ज़रा ये भी सोचो, फर्स्ट नंबर में है कंपोनेंट्स ऑफ P along the R। वो हो गया P cos थीटा। और दूसरा नंबर में जो हम तोड़े हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर टू R, ये हो गया P साइन थीटा। इतना हो गया। अब ये जो P पॉइंट है, पॉइंट P एक्स एज, या एक्स छोड़ो लाइज कर दो, पॉइंट P इज कर दो, पॉइंट P इज एक्सियल लाइन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, P एक्सियल लाइन पर किसके रिस्पेक्ट में, तो कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू P cos थीटा। एंड P इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, वो हो गया P साइन थीटा। चलो P वेक्टर तो वेक्टर के फॉर्म में दिखा दिए, P साइन थीटा P cos थीटा। तो P cos थीटा जो तोड़े हैं इधर यही लिख देते हैं, वो तो कुछ और हो गया, ये वाला हो गया P cos थीटा, क्योंकि ये तो डाइपोल मोमेंट P था, ये डाइपोल मोमेंट P था, यहाँ पे B है, यहाँ पे है। डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट, एगो इधर तोड़े P cos थीटा, एगो इधर तोड़े P sin थीटा। आपको कैसे पता चल गया वही P cos थीटा होगा? अरे यार यहाँ थीटा है ने, तो जिसके साथ थीटा रहता है वो वाला कंपोनेंट cos में जाता है, और जिसके साथ नहीं रहता है उसके साथ साइन गुना होता है। तो कैसे पता चल गया ये एक्सियल है? जिधर R है और उधर डाइपोल मोमेंट भी है, डाइपोल मोमेंट और R सेम डायरेक्शन में है तो वो एक्सियल कहलाता है। और जिधर R है उसके परपेंडिकुलर अगर डाइपोल मोमेंट टूट गया तो डाइपोल मोमेंट और R अगर परपेंडिकुलर तो इक्वेटोरियल कहलाएगा। वो सब पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे कितनों माथा पटकोगे नहीं समझ में आएगा। ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अब मिटाएंगे हम, क्योंकि वो समझाना भी तो है, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, लिखना ज़रूरी है। तो लेकिन सब चीज़ यही नहीं है। चलिए मिटाते हैं इसका। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो रोक के ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, या फिर उतार लेना वीडियो को पॉज करके। अब देखिए हम कह रहे हैं कि P cos थीटा जो है, P cos थीटा के लिए P एक्सियल लाइन पर है, और P sin थीटा के लिए जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो P cos थीटा के लिए एक्सियल लाइन पर और P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर। तो लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन। मालूम है कि E बराबर क्या होता है, अगर एक्सियल की बात की जाए तो कितना होता है मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 गुने P नहीं लिख रहे हैं जानबूझकर, P गुने डायपोल मोमेंट और बटा में R3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E एक्सियल की तरह कौन काम कर रहा है, यहाँ पे एक्सियल की तरह जो इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 गुने डायपोल मोमेंट। तो एक्सियल की तरह कौन ट्रीट कर रहा है, किसके लिए यह पॉइंट P एक्सियल की तरह काम कर रहा है, पॉइंट P इज एक्सियल लाइन, किसके लिए, P cos थीटा। तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे हो जाएगा P cos थीटा और बटा में R, तो खैर R ही है, ये तो R ही है, सेंटर से R डिस्टेंस तो R³ हो गया। इसको चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट कर दो। उसी तरह से फिर लिखेंगे अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इस पे कितना होता है, ई इक्वेटोरियल अगर खोजते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुने 2 नहीं होगा, इस बार सिर्फ डायपोल मोमेंट होता है। इक्वेटोरियल पर अगर याद होगा तो डायपोल मोमेंट और बटा में R3। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल की तरह कौन काम कर रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डायपोल मोमेंट जो कि इक्वेटोरियल की तरह ट्रीट कर रहा है वो कौन है, P बिंदु किसके लिए इक्वेटोरियल है, तो P साइन थीटा। तो डायरेक्ट लिख दो ने P साइन थीटा बटा में R3, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर फिर से डायग्राम पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा था ऊपर की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा था। तो सच तो यह है कि अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जाए और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में जाए तो इसका रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, इसके बीच में से। जिनको वेक्टर का नॉलेज है उनको समझा देते हैं, जिनको नहीं नॉलेज है उसे समझ लो बीच से जाएगा, जिनको नॉलेज है उसको बता देते हैं। अगर एक ही बिंदु से 2 वेक्टर निकलता है, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में, अगर एक ही बिंदु से 2 वेक्टर निकलता है तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करता है, मतलब समानांतर चतुर्भुज का नियम। लेकिन ये कहीं बिंदु से निकलेगा तब एक त्रिभुज वाला भी नियम होता है, लेकिन अब वो बताने गए तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। वो तब होता है जब एक का इनिशियल और दूसरे का फाइनल रहे, यहाँ पे दोनों एक ही बिंदु से निकल रहा है तो हम चतुर्भुज बनाएंगे, मतलब इसी के पैरेलल लाइन यहाँ से खींचेंगे, डॉट 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 डॉट, नहीं खींच पाए इसे, और इसके पैरेलल यहाँ से खींचेंगे, डॉट 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 डॉट, और यहाँ से डायगोनल मिला देंगे। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ये जो देख रहे हो ना ये हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, NET, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। डायग्राम तो पूरा एकदम हौच पौच हो गया है, पता नहीं कैसे उतार पाओगे। डायग्राम फिर से बना देंगे हम, ठीक है। वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वो निकलेगा कैसे, देखिए कैसे निकलेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है, फिर से वही कहेंगे कि अगर वेक्टर का नियम जानते हैं तो, अगर नहीं जानते तो हम बता देते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जैसे कोई भी 2 वेक्टर जोड़ेंगे तो उसका सूत्र होता है A² + B² + 2AB × cos थीटा। तो वही चीज़ वाइजा पर भी लिखेंगे। हालांकि यहाँ पे मान के चलो कि एक वेक्टर इधर जा रहा है दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, मतलब अगर लिख भी देते हैं कि E, छोड़ हटा, जितना बना उतना बता, जैसे एक्सियल लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो वाला देखिए। एक्सियल लाइन पर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 2P × cos थीटा बटा में R3, इतना के होल स्क्वायर। अब प्लस इक्वेटोरियल लाइन पर ये वाला कितना बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने P
पी इंटू साइन थीटा बटा आर क्यू इतना के होल स्क्वायर। आगे 2ab नहीं लिखे सर, अगर लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2ab इंटू कॉस थीटा होता है। दिख रहा है नीचे तक? दिख तो रहा है। 2ab कॉस थीटा होता है। देखिए यहाँ पे a और b के बीच में, a इधर है b इधर है, इन दोनों के बीच में थीटा इसे भी कितना बैठाएंगे? यहाँ पे थीटा कितना बैठाएंगे? 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का मान जानते भी हैं कितना होता है? 0। तो ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम, उतने लिख दिए। ये जो भी निकलेगा ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम हम सही से बना देंगे। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में से कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन बताइए क्या मिलेगा? 1/4 पाई 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, p यहाँ भी कॉमन। कहेंगे स्क्वायर है आंसर, तो रूट से बाहर निकलेगा तो बिना स्क्वायर के, नीचे से r3, तो अंडर रूट में बचा क्या? अंडर रूट में बच गया यहाँ से 2 cos थीटा के होल स्क्वायर, और यहाँ से बच गया सिर्फ साइन थीटा के होल स्क्वायर, क्योंकि 1/4 पाई r3 ये सब निकल गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने p बटा r3। इसको तोड़ देते हैं, ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा r3 रूट अंडर। ये 4 cos स्क्वायर को ऐसे लिखो, पहले 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस में एगो अलग से cos स्क्वायर थीटा। हालांकि 3 cos स्क्वायर थीटा और 1 cos स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़कर फिर से हो जाएगा कितना? 4। लेकिन जोड़ना नहीं, क्योंकि हम तो तोड़ के अलग किए। क्यों अलग किए बताते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा r3, ये देखो 3 cos स्क्वायर थीटा, इधर हो गया 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हो गया साबित इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पोजीशन। बोर्ड तो इतना बड़ा है कि हम एक बार में चाहें तो लिख दें, लेकिन हम इतने पोर्शन कवर करते हैं, क्योंकि पूरा बोर्ड अगर कवर करेंगे तो बहुत छोटा छोटा दिखेगा, तो उसमें भी परेशानी है, आपको साफ साफ दिखेगा नहीं। तो इसको उतार लीजिए, हम डायग्राम, इसी डायग्राम को हम सही से बना देते हैं, ठीक है। फिर कुछ समझाना भी है इसमें, देखिए इसी को हम थोड़ा सा साफ बना देते हैं नीचे में, अगर डायग्राम में प्रॉब्लम है तो। देखो आप, जिसको डायग्राम में दिक्कत है थोड़ा सा बड़ा करके हम बना दे रहे हैं। जैसे हम माने थे कि इस तरह से डायपोल मान लीजिए, यहाँ -q, यहाँ +q, यहाँ a है, यहाँ b है, फिर उसके बाद इस सेंटर है, सेंटर से कुछ दूरी पे थोड़ा सा तिरछे ऐसे करके थीटा बनाते हुए r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p माने थे। अब r के डिस्टेंस में ही, ये तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, तो डायपोल मोमेंट के एक कंपोनेंट इधर तोड़ दिए, ई वाला, ये हो गया p गुने cos थीटा डायपोल मोमेंट, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर इधर टूटेगा। इधर क्यों टूटेगा? अरे क्योंकि ये वाला जो डायपोल मोमेंट है, ये दोनों कंपोनेंट के, एगो ऊपर वाला कंपोनेंट एगो नीचे वाला कंपोनेंट, उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, तो ये हो जाएगा p साइन थीटा, और ऊपर तो p cos थीटा। काहे cos हुआ? क्योंकि थीटा था। अब देखो, जिधर r है उधरे डायपोल मोमेंट भी जा रहा है cos थीटा वाला, तो जाहिर सी बात है कि इस पर बिंदु p पर p cos थीटा के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ऐसे होगा। तो इसके कारण जो होगा वो कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा p cos थीटा के कारण वो एक्सियल लाइन पर, मतलब उसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन इसी बिंदु P पर इसके कारण कि यहाँ पर तो डायपोल मोमेंट इधर डायरेक्शन इधर है, डायपोल मोमेंट इधर, R इधर, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो कह सकते हैं कि P जो पॉइंट है, देखो P जो पॉइंट है वो डायपोल मोमेंट पे परपेंडिकुलर है, एकदम सीधे खड़ा है। तो जब डायपोल मोमेंट पे, जैसे डायपोल मोमेंट पे अगर परपेंडिकुलर R होता है तो इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो डायपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इधर बनाए थे। ये हो गया E और ड्यू टू P साइन थीटा, यही लिखे थे। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, किधर होगा?
तो ना तो इधर ना ही इधर। जब एक ही बिंदु से दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है तो हम इसको पैरेललोग्राम बना के कंप्लीट करते हैं। ऐसे जिसको कम समझ में आता हो डायरेक्ट इसे तिरछे बना दो, लेकिन जिसको वेक्टर का नॉलेज है वो पहले इसको चतुर्भुज में कंप्लीट करेगा, ऐसे करके डॉट 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 डॉट, और तिरछे ऐसे करके विकर्ण खींचेगा इस तरीक़ा से। ये जो विकर्ण होगा ना यही बतलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये हो गया पूरा डायग्राम। फिर भी कितनों बनाते हैं तो मिट जाइए करता। इसको संभल के बना लीजिए, 1 मिनट। कोशिश तो किए हम दोबारा, अब बोले भी बहुत कुछ है तो जहाँ जहाँ बोले वहाँ से लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे अच्छा है यार किताब का सहारा लो, ठीक है। किताब से ये पता चलता है कि हम क्या बताएं क्या नहीं बताएं। अब हम सब चीज़ मिटा रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ छोड़ने वाले हैं। बस इतना। इसमें आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जानते हैं। पी मतलब जानते हैं डायपोल मोमेंट, आर क्यों जानते हैं दूरी। ये थीटा मालूम है क्या है? थीटा क्या है तो देखो बताते थीटा क्या। थीटा उस जगह पे जो लिखा है, थीटा इज एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच में थीटा है ज़रा ये बतलाना। तो थीटा एंगल होता किसके किसके बीच में बताते हैं। थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड आर वेक्टर, इसके बीच में, इसके बीच का एंगल है थीटा। जैसे जनरल पोजीशन पे जो निकला है, अभी अभी जो निकाले हैं जनरल पोजीशन के लिए, फर्स्ट नंबर या बोलो जनरल पोजीशन के लिए जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें वो कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r क्यूब अंडर रूट क्यूब है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। अब ज़रा स्पेशल केसेस देखिए, स्पेशल केसेस। फर्स्ट नंबर अगर ऐसे बना दें कि इधर है -q, यहाँ है +q और डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो जाहिर सी बात है कि डायपोल का सेंटर ही हो गया। यहाँ से हम दूरी अगर देखते हैं तो कहेंगे P बिंदु r डिस्टेंस पे है। मतलब जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है उधरे r भी हम नाप रहे हैं। ये P डायपोल मोमेंट है और यहाँ पे जो P है वो पॉइंट है। तो डायपोल मोमेंट और r दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब कह सकते हैं ना कि एक्सियल लाइन फर्स्ट कंडीशन में हो गया एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पर थीटा कितना है, जिधर r उधरे डायपोल मोमेंट, तो एक्सियल लाइन पर 4 एक्सियल लाइन थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री। अरे जाहिर सी बात है डायपोल मोमेंट उधरे, r भी उधरे, थीटा 0। तो P बराबर E बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने में P/r क्यूब रूट अंडर क्यूब है 3 cos स्क्वायर थीटा मैंने कई डिग्री, 0 डिग्री या प्लस में 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r क्यूब अंडर रूट cos 0 डिग्री के मान ऐसे भी 1 होता है तो 3 × 1 प्लस में 1, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r क्यूब 3 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 के रूट 2, यानी कितना निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, 2 और p अब बटा में r क्यूब। अब हम सब चीज़ मिटा देंगे, सिर्फ एक चीज़ रहने देंगे, उसको ध्यान देना है कि क्या है। ऐसे क्या करते हैं, मिटाते हैं रहने देते हैं। ये सब उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। कुछ मिटाने वाले हैं। अब ज़रा ये वाला जो बच गया ये बताइए क्या है। ये कहीं न कहीं हम साबित किए थे, 1-2 दिन पहले हम प्रूफ किए थे। ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन, 2p है एक्सियल लाइन। तो अभी जो इधर लिखे थे याद है, एक्सियल लाइन तो लिखे थे। अच्छा एक चीज़ और, अगर नहीं याद है तो इसको मिटा दो, फिर से समझो। मान लो कि -q है, इधर +q है और ऐसे यहाँ पर कोई पॉइंट P है। अब देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है ना, और r इस बार जा रहा है ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो सेकेंड केस अब बोलते हैं फॉर इक्वेटोरियल लाइन।
थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। हालांकि ये सब प्रूफ कैले हैं, एक्सियल लाइन पर हम अलग से साबित कर दिए, इक्वेटोरियल लाइन पर अलग से साबित कर दिए। आज जो है जनरल पोजीशन के लिए बता रहे हैं, किसी भी पोजीशन के लिए। अगर ये वाला समझ गए हैं तो आप किसी भी तरह से कहीं वाला भी निकाल लीजिएगा। जैसे आज जो बताए हैं उसी पे इक्वेटोरियल भी चेक करके देखते हैं कि जो निकाले हैं, लिखल है ना एट एनी जनरल पोजीशन, तो क्या सच्चे में ये जनरल पोजीशन पे काम करता है? तो एक्सियल लाइन पर तो देखें सच में आ गया। इक्वेटोरियल पे चेक करते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर कै डिग्री, 90 डिग्री +1, क्योंकि थीटा 90 है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू, और कॉस 90 डिग्री के मान ऐसे भी 0 होता है तो +1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया पी बटा आर क्यू, क्योंकि ऐसे भी ये तो 0, सिर्फ 1 बच गया। अब ज़रा याद करो, इस सच में ये सही में हम प्रूफ किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ पे था? इक्वेटोरियल के लिए। इक्वेटोरियल के लिए बोले थे ना कि यहाँ पे 2 नहीं होता है, अब एक्सियल में 2 होता है। यानी कि जो जनरल पोजीशन में साबित किए वो एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों के लिए सुटेबल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल में 3 केस होता है, हम तीनों कंडीशन बता दिए। इसके आगे आप क्या बताएंगे और आपको क्या पढ़ना है, या तो आप पहले किताब देख लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, और नहीं तो अगर जानना है तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। वेट क्या करना है, कल ही मिलेंगे, कल ही आपको क्लास प्रोवाइड करवा देंगे कि क्या पढ़ाने वाले हैं, तो वो तो आप कल ही पता चलेगा कि हम कल क्या पढ़ाएंगे। या तो आप किताब देख लीजिए, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर देना। तो आज इतनी देर तक देखें इसके लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल।